स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर वकील। स्टूडेंट्स, आज हम दो टॉपिक करेंगे। पहला टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर और दूसरा है हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। तो आप इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि बेसिमराइजेशन के बाद जो कॉपर हमें हासिल होता है, जिसे हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, वो 98% प्योर है। उसको मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए ये तरीक़ाकार जो है ये अडॉप्ट किया जाता है। तो प्योर बनाने के लिए या मज़ीद रिफ़ाइनिंग के लिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है वो डेवलप किया जाता है। इस सेल के अंदर आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, उसमें थोड़ा सा जो है कंडक्शन को बेहतर बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड मिला देते हैं, और जो है मल्टीपल कैथोड और एनोड जो हैं वो इसके अंदर सस्पेंड कर दिए जाते हैं। इसके अंदर जो एनोड इस्तेमाल होते हैं वो प्योर कॉपर के होते हैं। ये 9th में भी आपने पढ़ा है कि एनोड के ऊपर जो है हमेशा वो ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होती है। यानी एनोड वाला मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके आइंस बनकर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आता है और फिर वहाँ से कैथोड की तरफ जाता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर उसी के ऊपर डिपॉजिट होता है। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो ये कंटेनर, मैंने जैसे कहा, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम कहते हैं, जिसमें कॉपर सल्फेट एज एन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो फिल किया गया है और इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया हुआ है। इम्प्योर जो कॉपर है उसके जो है इसमें एनोड लगाए गए हैं और प्योर कॉपर के जो हैं वो कैथोड लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एनोड जो है वो इस वक्त जो हेल्दी हैं, क्योंकि हमने इनको आगे इस्तेमाल करना है, और ये जो प्योर कॉपर वाले कैथोड है वो जो है वो थिन है। इसकी वजह यह है कि इनके ऊपर जब रिएक्शन होगा, आगे प्रोसेस चलेगा, तो यहाँ कॉपर जो है वो आकर डिपॉजिट होगा, फिर बाद में ये हेल्दी हो जाते हैं। तो आप दूसरी डायग्राम में देख सकते हैं कि रिएक्शन के बाद वो जो प्योर कॉपर वाले जो कैथोड थे वो हेल्दी हो गए, वो ठीक हो गए, उनके ऊपर जो है वो कॉपर आकर डिपॉजिट हुआ है, और जो एनोड हमने पहले लगाए थे थिक वाले वो अब इस्तेमाल होने के बाद थिन रह गए हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर के लिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डेवलप किया जाता है, जिसके अंदर इम्प्योर कॉपर के एनोड लगाए जाते हैं, सस्पेंड किए जाते हैं, और प्योर कॉपर के कैथोड लगाए जाते हैं। और इम्प्योर कॉपर के एनोड जो हैं वो हेल्दी होते हैं और प्योर कॉपर के कैथोड जो हैं वो थिन होते हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस का जो है वो प्रोसेस होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है। एनोड से जो है वो कॉपर आयन निकलते हैं और वो इलेक्ट्रोलाइट में जाते हैं, और वहाँ से फिर वो ट्रांसफ़र होते हैं कैथोड के ऊपर, और वहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करके उसी के ऊपर डिपॉजिट होते जाते हैं। तो इस तरह से एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो एनोड है वो यूज़ अप हो जाता है, वो थिन हो जाते हैं, और जो कैथोड हैं, कैथोड वाला मटेरियल जो है वो थिक हो जाता है। और इसके बाद जो है जब ये पूरे के पूरे एनोड वाला मटेरियल जब इस्तेमाल हो जाएगा, इसके बाद हम जो है इनको रिप्लेस कर देते हैं। तो इस तरह से जो है वो कॉपर को हम रिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से हासिल होने वाला कॉपर 99.9% प्योर होता है। एक चीज़ और इसमें आपने नोट करनी है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे जो है बॉटम में जमा हो जाती हैं। इनको एनोड मड कहते हैं। कहने को तो ये एनोड मड है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर जो है वो गोल्ड जैसी कीमती मेटल मौजूद होती है। तो इसके अंदर दो ही क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। एक तो यही होगा, ये लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी, कि डिस्क्राइब या हाउ कॉपर इज़ रिफाइंड, और दूसरा इसमें बनता है व्हाट इज़ एनोड मड। तो एनोड मड का जो आंसर पेज नंबर 160 और ये डायग्राम्स के बिल्कुल ऊपर, द इम्प्योरिटीज़ लाइक गोल्ड एंड सिल्वर सेटल डाउन एट एज एनोड मड। तो ये इसका आंसर होगा। और इसमें एक चीज़ और जो है कलर्ड जो बुक्स हैं जिन लोगों के पास, उनके अंदर जो है ये सिंबल्स गलत प्रिंट हुए हुए हैं। आप ऊपर वाले को पॉजिटिव जो है वो उसका साइन रखेंगे और नीचे वाले का नेगेटिव साइन जो है वो लगा लेंगे। बाकी जो ब्लैक एंड वाइट बुक्स हैं उनके अंदर ये ठीक है। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखते हैं जो है मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। तो यूरिया की मैन्युफैक्चर से पहले उसका इंट्रोडक्शन है कि यूरिया जो है ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है, और इसके अंदर तमाम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र में सबसे ज़्यादा 46.6% जो है वो नाइट्रोजन मौजूद होती है। ये सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइज़र है।
तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और रेडिली सॉल्युबल इन वाटर है, और इसकी जो मैन्युफैक्चर किया जाता है उसका जो 90% है वो फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और बहुत से कामों में, मसलन दूसरे केमिकल्स तैयार करने के भी काम आता है। इसके रॉ मटेरियल जो हैं वो दो हैं, अमोनिया जिसका फार्मूला NH3 है, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन आपको दोबारा नहीं बताई, क्योंकि सॉल्वेज प्रोसेस के अंदर आप इससे पहले पढ़ लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लाइम किल्न के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम स्टोन को जलाकर बनाई जाती है। अलबत्ता जो अमोनिया की प्रिपरेशन है वो आपको बता रहे हैं। अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए जो मेथड अप्लाई किया जाता है उसे हम हाबर्स प्रोसेस कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन जो है हवा से वो 1 वॉल्यूम, और हाइड्रोजन जो है ये मीथेन और स्टीम को जो है रेड हॉट लेड जो है निकल कैटलिस्ट के ऊपर से पास करके जो है हाइड्रोजन प्रिपेयर की जाती है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि मीथेन और स्टीम को हीटेड निकल कैटलिस्ट के ऊपर से पास करते हैं तो हाइड्रोजन पैदा होती है, उसके 3 हिस्से, और हवा से हासिल होने वाली नाइट्रोजन का 1 हिस्सा। इनको फिर हीटेड आयरन कैटलिस्ट के ऊपर से यानी 450 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर से जब गुजारते हैं तो अमोनिया गैस जो है वो बनती है। ये कंडीशन जो है वो रखना ज़रूरी है क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इस तरह से हमें मैक्सिमम अमोनिया जो है उसकी क्वांटिटी हमें हासिल हो जाती है। तो जब हमारे पास दोनों रॉ मटेरियल मौजूद होते हैं तो उसके बाद आगे हम इसको चलाते हैं, तो इसमें आता है प्रोसेस कि एक्चुअली यूरिया प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो इसका पहला स्टेप है रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, अमोनिया जो है वो लिक्विड स्टेट में इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और अमोनिया पर से भी प्रेशर अगर कम कर दें तो ये गैसीय फॉर्म में आ सकता है। लिहाजा हाई प्रेशर पर जो है दोनों गैसेस को वो पास करते हैं। तो इनसे जो पहला कंपाउंड बनता है इंटरमीडिएट, उसका नाम है अमोनियम कार्बामेट, NH2COO NH4। फिर इस अमोनियम कार्बामेट को यूरिया फॉर्मेशन के लिए ये वेपोरेटर में ले जाते हैं। वहाँ पर इसमें से इसको जब हीट करते हैं तो इसमें से जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो डिस्प्लेस कर लें तो ये बच जाता है NH2CO NH2, यही यूरिया होता है, और ये वाटर जो है यहाँ से एवेपोरेट कर जाता है। तो हासिल होने वाले यूरिया जो है अभी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसको अब दानेदार शक्ल में लाने के लिए ग्रैनुलेटर में ले जाया जाता है। तो यहाँ से इसको पंप किया जाता है टॉप ऑफ द ग्रैनुलेटर में। टॉप ऑफ द ग्रैनुलेटर से जो है इसको फुआर बनाकर जो है ऊपर से स्प्रे की शक्ल में जो है गिराया जाता है, और नीचे से हॉट एयर जो है इंट्रोड्यूस की जाती है। तो हॉट एयर जो है वो इसकी नमी को दूर कर देती है, और जो यूरिया है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में दानेदार शक्ल में ग्रैन्यूल्स की शक्ल में जो है वो नीचे गिरता है, जिसको आगे फिर जो है वो बैग्स के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि ग्रैनुलेशन के लिए जो है वो लिक्विड यूरिया को ग्रैनुलेटर के टॉप पर ले जाया जाता है और वहाँ से स्प्रे किया जाता है, नीचे से हॉट एयर, और इस तरह से वो ग्रैन्यूल्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसको बैग्स के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। तो इसके बाद अगला टॉपिक है इसमें कि इम्पोर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि यूरिया जो है वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है ऑर्गेनिक। इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से है कि यूरिया जो है नंबर 1 बहुत बड़े पैमाने पर जो है इसको एग्रीकल्चर सेक्टर में और एनिमल्स के लिए फूड एडिटिव के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दुनिया में बनने वाला 90% यूरिया जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में फर्टिलाइज़र के तौर पर ही यूज़ होता है। तो इसके अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि नाइट्रोजन के कंटेंट बाकी तमाम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र से सबसे ज़्यादा होते हैं, और ये हर किस्म की ज़मीन में और हर किस्म की फसल में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये बिल्कुल नॉन टॉक्सिक होती है, नॉन एक्सप्लोसिव होती है, तो इसको आप कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। अलबत्ता इसमें जो प्रॉब्लम है ये है कि ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर है और हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि ये मॉइस्चर अब्जॉर्बर है, तो ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है जल्दी से, लिहाजा इसको जो है इसकी पैकिंग बेहतरीन होनी चाहिए और इसको खुश्क प्लेस पर जो है इसको स्टोर करना चाहिए ताकि इसके डले ना बन जाए, ढीले ना बन जाए। और मज़ीद जो है इसके जो यूज़ेस हैं उसमें यह है कि ये बहुत सारे दूसरे इम्पोर्टेंट मटेरियल तैयार करने के काम आता है। इसके अलावा ये जो है
एक्सप्लोसिव बनाने के काम आता है। मैंने पहले कहा कि ये नॉन एक्सप्लोसिव यानी खुद ये धमाका खेज नहीं है, लेकिन इससे एक्सप्लोसिव तैयार किए जा सकते हैं आगे। इसी तरह से ऑटोमोबाइल्स के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं तो NOx को कम करने के लिए कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो कम से कम बने और इस तरह से पॉल्यूशन जो है वो कम हो। इसके बाद आगे जो है वो स्टेटस बता रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है टोटल 6 यूरिया जो है प्रिपेयर करने वाले प्लांट्स हैं, जिनमें से 4 जो हैं वो बड़े। सबसे पहले है सबसे पहला है फौजी फर्टिलाइज़र्स कंपनी, और दूसरा है एग्रो केमिकल्स, और तीसरा फौजी फर्टिलाइज़र का एक और प्लांट, और चौथा है बिन दाऊद एंड हरकुलस, ये जो है बिन कासिम एंड दाऊद हरकुलस। तो ये 4 बड़े प्लांट, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। यानी कि पहला है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, दूसरा जो है वो एग्रो केमिकल्स, तीसरा फौजी फर्टिलाइज़र का एक और प्लांट, और चौथा जो है बिन कासिम एंड दाऊद हरकुलस। तो ये 4 बड़े प्लांट हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो 59% मार्केट शेयर है वो फौजी फर्टिलाइज़र वालों के हैं। गवर्नमेंट हर साल इन कारखानों वालों को बहुत सब्सिडी देती है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक पाकिस्तान जो है इसकी पैदावार में ख़ुद कफ़ील नहीं हो सका। अभी भी बहुत सारी खाद जो है हमें बाहर से मंगवाना पड़ती है। इसके बाद जो है इसमें मैं मुमकिन शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो पहला पैराग्राफ है उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है गिव फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूरिया। उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा गिव रॉ मटेरियल्स ऑफ यूरिया, जिसमें आप बता देंगे कि इसके रॉ मटेरियल जो हैं वो 2 हैं, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि हाउ अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय हाबर्स प्रोसेस। हाउ अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय हाबर्स प्रोसेस, अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड से लेकर इक्वेशन समेत जो है इसका आंसर है। उसके बाद जो है इसका प्रोसेस आ जाता है। तो इसमें एक और क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि हाउ अमोनियम कार्बामेट इज़ प्रिपेयर्ड, तो इसमें रिएक्शन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ये इक्वेशन लिख देंगे। इसी तरह हाउ यूरिया इज़ फॉर्म्ड इन जो है ड्यूरिंग यूरिया फार्मेशन, या हाउ यूरिया इज़ फार्मेशन अकर्स, तो इसमें यूरिया फार्मेशन के अंदर जो है ये इक्वेशन समेत आप बता देंगे। और उसके बाद हाउ ग्रेनुलेशन इज़ कैरिड आउट इन यूरिया प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, तो इसमें जो है ग्रेनुलेशन वाले जो है 3-4 लाइनें ये लिख देंगे। इसमें जो है फिर एक और क्वेश्चन जो बन सकता है कि गिव इम्पोर्टेंस ऑफ यूरिया, तो उसमें जो है उसके 4 पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे। और आखिरी क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो है कि गिव स्टेटस ऑफ यूरिया, तो इसके अंदर आप जो है देयर आर अबाउट 6 यूरिया मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एंड ऑफ पैराग्राफ मार्केट शेयर तक जो है वो लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। मज़ीद क्वेश्चन अगर कोई करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।